देखिए, आज हम शुरू करेंगे ये हमारा स्वापक औषधि और मान प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 एनडीपीएस एक्ट। इसका अधिनियम क्रमांक आपको याद रखना है, इसका अधिनियम क्रमांक 6 है 1985 का। इसके अलावा इस जो है भारत गणराज्य का ये भी याद रखना है आपको, 61वें वर्ष में जो है प्रवर्त हुआ। 1985 का अधिनियम संख्यांक है इसका 61, ये भी याद रखना है। और स्वीकृति दिनांक जो है इसकी, राष्ट्रपति को जो स्वीकृति प्राप्त हुई वो 16 सितंबर 1985 को इस अधिनियम को जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। और प्रवर्तन जो तिथि है इसकी वो है 14 नवंबर 1985। तो ये दो डेटें हैं इसमें, ये याद रखना है, एक 16 सितंबर 1985 स्वीकृति दिनांक, और दूसरी जो तिथि है इसकी वो है प्रवर्तन तिथि, तो 14 नवंबर 1985 इसकी प्रवर्तन तिथि है। विस्तार की बात करें तो विस्तार इस अधिनियम का जो है संपूर्ण भारत पर है। इसके अलावा ये जो है भारत के बाहर के समस्त नागरिकों पर, यानी भारत के बाहर जितने भी नागरिक हैं उन पर लागू होता है। वॉइस क्रैक हो रही है, एक मिनट। अब देखिएगा, ठीक है। तो ये जो संपूर्ण भारत पर एवं भारत के बाहर के जो है समस्त नागरिकों पर जो है ये लागू होता है, ठीक है। एक मिनट दोबारा। समस्त नागरिकों पर भी लागू होता है, और भारत में जो रजिस्ट्रीकृत जलयान होते हैं या वायुयान होते हैं उस पर जितने भी व्यक्ति होते हैं उन पर भी ये लागू होता है, कहीं भी हो वो, ठीक है। तो ये याद रखना है, संपूर्ण भारत पर लागू होता है। भारत के बाहर भारत के जितने भी नागरिक हैं उन पर भी लागू होता है। इसके अलावा भारत में पंजीकृत जलयान या वायुयान होते हैं उन पर भी ये जो है अधिनियम लागू होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब इसके बाद इसकी कुछ परिभाषा है, धारा 2 में जो है परिभाषा लिखी हुई है, ये सब बातें धारा 1 में लिखी हैं, ठीक है। धारा 2 में जो है इसकी परिभाषाएं लिखी हैं। परिभाषा में सबसे पहले एडिक्ट की परिभाषा आती है, बेसनी की परिभाषा। एडिक्ट को बेसनी कहते हैं। बेसनी मतलब हैबिचुअल व्यक्ति, जिसको इन पदार्थों की क्या हो चुकी है, आदत। बेसनी का अर्थ होता है हैबिचुअल व्यक्ति, एडिक्ट कहते हैं जिसे अपन। तो सेक्शन 2(1) में जो है आपकी बेसनी की परिभाषा दे रखी है, ठीक है। इसमें आपको केवल एक लाइन छोटा सा याद रखना है। देखिए उसमें लिखा हुआ है कि व्यसनी से कैसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ पर आश्रित है, ठीक है। तो इतना लंबा ना लिख के आप सीधा लिखेंगे कि एनडीपीएस, एनडीपीएस, बस इतना लिखना है। एनडीपीएस पदार्थों पर आश्रित व्यक्ति, पदार्थों पर आश्रित व्यक्ति, ठीक है। इसका समझ में आ गया कि ऐसा व्यक्ति आश्रित माना जाएगा जो कि एनडीपीएस यानी स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थों पर आश्रित है, मतलब उसके बगैर वो नहीं रह सकता। इस प्रकार का व्यक्ति को क्या कहेंगे, व्यसनी कहेंगे। तो सीधा लिखेंगे आप, एनडीपीएस पदार्थ पर आश्रित व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत क्या माना जाएगा, व्यसनी माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो इसकी परिभाषा है सेकंड, वो बोल्ड की परिभाषा है कि बोल्ड का क्या अर्थ है। सेक्शन जो है आपका 2(2), इसमें बोल्ड के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि बोल्ड में कौन शामिल है या बोल्ड का क्या अर्थ है। बोल्ड में आप लिखेंगे कि बोर्ड का अर्थ है केंद्रीय उत्पादक, उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड। ये याद रखना है, केंद्रीय, ये पूछ ली जाती कभी कभी, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, केंद्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क, सीमा शुल्क बोर्ड, ठीक है। केंद्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको, केंद्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड जो है इसके अंतर्गत आते हैं। इस एक्ट को एक साथ पढ़ते जाइएगा, थोड़ा बड़ा है, याद भी करते जाइएगा संग में। हालांकि सरल है, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है, बस थोड़ा सा याद करते जाइएगा संग में। तो बोर्ड में कौन कौन शामिल है, केंद्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड। इसमें लिखा है बोर्ड से अभिप्रेत केंद्रीय
राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अधीन गठित केंद्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड। तो ठीक है, अपन को केवल इतना याद रखना है, केंद्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन आता है। अब देखिए 2-3 में क्या दे रखा है। 2-3 में जो है आपको कैनविस कैनविस या हेम्प की परिभाषा दे रखी है। कैनविस, हेम्प, इसको हेम्प भी याद रखेंगे, हेम्प की परिभाषा दे रखी है इसमें। कैनविस हेम्प में शामिल है, ये याद रखना है कि कैनविस हेम्प में यही पूछा जाता है कि कैनविस हेम्प में क्या क्या शामिल है। तो आपको याद रखना है कि कैनविस हेम्प में शामिल है, यहाँ लिख सकते हैं कौन कौन सी चीजें शामिल है कैनविस हेम्प में। चरस, ये ठीक से याद रखना है, इधर ही लिख लीजिए। ठीक है, चरस के बाद आता है गांजा, और तीसरा आता है इसमें कैनविस का कोई मिश्रण, कैनविस का कोई मिश्रण। ठीक है, ये याद रखना है आपको, कैनविस का कोई मिश्रण, चरस, गांजा और कैनविस का कोई भी मिश्रण जो है इसके अंतर्गत आता है। अब देखिए ये तो इसकी इस तरीके से पूछा जाता है। पहले तो आपको कैनविस में क्या शामिल है, तो आपको याद रखना है कि चरस, गांजा और कैनविस का कोई भी मिश्रण, मतलब कोई भी चीज बनाई जाए कैनविस से, कोई भी मिश्रण बनाया जाए वो आता है। तो चरस गांजा आता है कैनविस में, यानी कि, और फिर मिश्रण तो आता ही आता है कि कोई भी चीज आप बना ले। तो चरस और गांजा आता है कैनविस में। और दूसरी अब बात आती है इसमें कि चरस में क्या शामिल है। चरस में इसी में परिभाषा में चरस में शामिल है, इसी में लिखेंगे चरस में क्या शामिल है भाई। तो ये भी क्वेश्चन पर्टिकुलरली आ जाता है कि चरस में क्या शामिल है। तो चरस में कच्चा या शोधित रेजिन, हसीस का तेल, ये याद रखना है, कच्चा या शोधित। देखिए कच्चे का तो आप मतलब जानते ही, कच्चा जब प्रोडक्ट तैयार नहीं होता तो उसको अपन कच्चा कहते हैं ना, कच्चा माल, तो वही कह रहे हैं कच्चा हो। या शोधित का मतलब होता है रिफाइंड। ठीक है, रिफाइंड होके मतलब बनाया जाता है। तो शोधित, शोधित क्या होता है, रेजिन, जिससे ये बनता है रेजिन। ठीक है, हसीस का तेल, हसीस का तेल, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो चरस में क्या शामिल है भाई, चरस में कच्चा या शोधित रेजिन, कुल मिला के रेजिन, ये इंपॉर्टेंट है, रेजिन शामिल है। चरस का मतलब है रेजिन। ठीक है, रेजिन से चाहे वो कच्चे फॉर्मेट में हो या उसको शोधित करके बनाया गया हो। साथ ही साथ हसीस का तेल जो आता है वो भी इसमें शामिल है, काय में, चरस में। कैनबिस में क्या शामिल है, चरस और गांजा। और फिर चरस में क्या शामिल है, कच्चा या शोधित रेजिन और हसीस का तेल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात आती हुई चरस हो गया, गांजे में क्या शामिल है। तो गांजा में शामिल है, गांजा में शामिल है, ठीक है, ये एक हो गया इसका और ये दो। ठीक है, तो गांजे में क्या क्या शामिल है, कैनबिस के पौधे के फूलने और फलने वाले सिरे, ये याद रखना है, कैनबिस के पौधे के फलने और फूलने वाले, काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान में रखना है, इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा तब आपको याद हो जाएगा। कैनबिस के पौधे के फलने और फूलने वाले सिरे, इन्हीं में कंफ्यूजन होती है, ध्यान में रखना है। कैनबिस में चरस और गांजा शामिल है, इतना याद रखें, और मिश्रण तो आपको याद रहेगा, चरस और गांजा शामिल है। फिर चरस में क्या शामिल है, चरस में आपका रेजिन और हसीस का तेल शामिल है। ठीक है, रेजिन इंपॉर्टेंट है शब्द, रेजिन, तो रेजिन और हसीस का तेल शामिल है। गांजे में क्या शामिल है, कैनबिस के पौधे के फलने और फूलने वाले सिरे।
तो कैनबिस का जो प्लांट होता है उसमें जो फल वगैरह लगते हैं और जो फूल वगैरह लगते हैं वो गांजे में शामिल हैं। यानी कि गांजे कैनबिस के पौधे को ही समझ लीजिए गांजा कहते हैं अपन, गांजे के पौधे को कैनबिस कहते हैं, ठीक है। कैनबिस प्लांट होता है, तो इस इतना समझ लीजिए बस, ठीक है। कैनबिस के पौधे के फलने और फूलने वाले सिरे जो है गांजा कहलाते हैं। तो कुल मिला के कैनबिस का मतलब क्या है, गांजे का पौधा, ठीक है, इतना याद रखें। अब गांजे का पौधा होता है, इसमें एक लट्टू सा रहता है ना, उसमें जो फूल लगते हैं, फलने फूलने वाले जो फल लगता है वो इसमें आते हैं। जो फूल और फल होता है पौधे का, प्लांट का, वो गांजे में शामिल होता है। एक लट्टू जैसा लगता है, ऊपर एक प्लांट जाता है, एक बॉल जैसा लगता है, उसमें चीरा लगा के फिर ये लोग जो है गांजा प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब देखिए कैनबिस के पौधे की आगे जो है चौथी परिभाषा है, ये इसी में था 3 में। अब देखिए सेक्शन 2(4) में जो है आपके कैनबिस के पौधे की परिभाषा लिखी कि कैनबिस का पौधा क्या होता है। कैनबिस का पौधा, प्लांट के बारे में बताया कि भी कैनबिस का पौधा होता क्या है। तो कैनबिस के पौधे में लिखा है कैनबिस वंश का कोई भी पौधा, मतलब देखिए पौधा होता है, इसमें कई वैरायटी होती हैं, कई जातियां होती हैं। जैसे इंसानों में जातियां होती हैं, वैसे प्लांटों में भी जातियां होती हैं। तो ये कह रहा है उस जाति का कोई भी पौधा, कई जातियां होती प्लांट में, तो जितनी भी जातियों की, जितनी भी प्रजाति कह लो, जाति के अंदर प्रजातियां होती जो आती हैं, सब के सब जो है कैनबिस के पौधे में शामिल है। इसमें लिखा कैनबिस वंश का कोई भी पौधा, कैनबिस वंश का कोई भी पौधा, ठीक है। सिंपल सी परिभाषा है इसका। कैनबिस के पौधे का मतलब है कैनबिस वंश का कोई भी पौधा जो इसमें परिभाषा में शामिल है, इसमें आता है, ठीक है। ये याद रखना है। अब थोड़ा सा इसको मिटाएं, फिर इसके बाद जो आएगी परिभाषा वो आती कोका के व्युत्पाद में शामिल है। कोका के व्युत्पाद में शामिल है, देखिए सेक्शन देखिए यहां से 2(5), इसमें क्या लिखा है, इसमें जो लिखा है आपका कोका के व्युत्पाद में शामिल है। व्युत्पाद मतलब प्रोडक्ट, कोका के कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे ये कह रहा है, क्या क्या चीज बनाई जा सकती है, ठीक है। किसी चीज से बनाना है उसी के बारे में कह रहा है। कैनबिस का पौधा हो गया केंद्रीय। एक मिनट, एक चीज रह गई इसमें शायद, अब वो बाद में करेंगे। सेक्शन कैनबिस के पौधे के बाद जो है एक परिभाषा और लिखी थी 4 में, केंद्रीय सरकारों के कारखाने। ये कोई खास नहीं, खैर इसमें लिखा है केंद्रीय सरकार, 4(a) जो है केंद्र सरकार के कारखानों, इसमें लिखा है केंद्र सरकार के कारखानों से अभिप्रेत है केंद्र सरकार के स्वामित्वाधीन कारखाने या किसी ऐसी कंपनी के स्वामित्वाधीन कारखाने जिसमें केंद्र सरकार समादत्त शेयर पूंजी कम से कम 51% धारण करती है। एक एक चौथा ए और देख लीजिए, 4(a), 4(a) में लिखा है केंद्र सरकार के कारखाने, केंद्रीय सरकार के कारखाने, केंद्रीय सरकार के कारखाने, ठीक है। तो पहली बात तो ये कह रहा है केंद्र सरकार के कारखाने कौन से, जो केंद्र सरकार के स्वामित्व में हो, सीधा लिख लीजिए केंद्र सरकार, जो केंद्र, केंद्र लिख देते हैं सीधा, केंद्र के स्वामित्व में हो या जिसमें केंद्र सरकार की कितना 51% हिस्सेदारी हो, बस इतना याद रखें। मतलब ऐसे कारखाने जो पूर्ण रूप से या तो केंद्र सरकार के स्वामित्व में अधीन हो या अन्य कोई कंपनी हो जिसमें केंद्र सरकार शेयर धारण करती हो, तो उसमें भी शेयर कितना हो, कम से कम 51% जो है शेयर केंद्र सरकार का हो, ठीक है। तो 51% यानी 51% शेयर अगर किसी कंपनी में सरकार का है
तो वो कारखाने भी जो है केंद्रीय सरकार के कारखाने माने जाएंगे। केंद्र सरकार के पूर्ण रूप से स्वामित्वाधीन है वो भी माने जाएंगे, और ऐसे कारखाने जिनमें 51% जो है शेयर जो है केंद्र सरकार का हो वो भी जो है इसके अंतर्गत माने जाएंगे। ठीक, अब देखिएगा 50, ये 51% याद रखना है, ये थोड़ा सा याद रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन देखिए अब 25 कहता है कोका के व्युत्पाद, प्रोडक्ट की बात आ रही, कोका के व्युत्पाद। कोका के व्युत्पाद में शामिल है। ये प्रोडक्ट की बात कह रहा है कि भाई कोका के प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट जो हैं आपके कोका की परिभाषा में आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ABCD करके इसमें लिखा है। तो पहला लिख सकते हैं ए, कौन कौन से प्रोडक्ट जो है कोका में शामिल होते हैं। कच्चा कोकेन, ये पूछे जाते हैं सब। कच्चा कोकेन, देखिए कोकेन भी एक तरीके से ड्रग्स होता है, आपने सुना भी होगा, कोकेन, हेरोइन, कोकेन, ये सब ड्रग्स के प्रकार हैं। तो ये कह रहा है कच्चा कोकेन, मतलब जो कच्ची फॉर्मेट में होता है वो भी शामिल होता है। जिनका कोकेन विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है, जिनका या जिसका लिख लीजिए, जिसका कोकेन विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब है कच्ची फॉर्मेट में जो प्रोडक्ट है जिसका आप कोकेन जो है बनाएंगे, आगे जाके कोकेन बनाते हैं, वो वाला जो है कोकेन इसमें शामिल है। तो कच्चा कोकेन शामिल है, जिसका आगे जाके आप कोकेन निर्माण में या कोकेन के जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उसमें आप इसका जो है इस्तेमाल करते हैं, वो कोका की परिभाषा में आते हैं। दूसरा है, ये सब आते हैं एको कोकेन, नाम ऐसे ही है इनके, एको गोगिन। ठीक है, ये भी याद रखना, कच्चा कोकेन, एकोगोगिन और उसके सभी व्युत्पाद, और उसके सभी व्युत्पाद। व्युत्पाद का मतलब वही प्रोडक्शन, कुल मिला के एकोगोगिन है, और एकोगोगिन से जो भी व्युत्पाद बनते हैं, जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, जो भी चीजें बनती होंगी, वो सब के सब जो है आपके कोका के व्युत्पाद की परिभाषा में आते हैं। इसके बाद कोकेन का मेथिल एस्टर और लवण, ये भी आता है। कोकेन का मेथिल एस्टर, ये थोड़ा केमिकल शब्द है, मेथिल एस्टर, कोकेन का मेथिल एस्टर और लवण, लवण जो है शामिल है। ये एस्टर वेस्टर मतलब ये लिक्विड फॉर्म में जो भी होते हैं, कोकेन का मेथिल एस्टर और लवण जो आते हैं, वो भी जो है आपके कोके के व्युत्पाद में शामिल है। इसके बाद है लास्ट, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है, ये सब याद रखना। कच्चा कोकेन आता है और इससे जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो आते हैं, एको कोकेन आता है और उसके सभी व्युत्पाद आते हैं, कोकेन का मेथिल एस्टर और लवण आता है। ये याद करना है आपको जैसे कि तैसे, ठीक है, इन पे क्वेश्चन बनते हैं। आगे लिखा सभी निर्मितियां, मतलब सभी प्रोडक्ट, सभी निर्मितियां जो भी बनाई जाती हैं, जो भी चीज इससे बनाई जाती है, जिसमें 0.1% से अधिक कोकेन हो, जिसमें, ये भी याद रखना है, जिसमें 0.1%, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कितना परसेंट, ये परसेंटेज याद रखना, पूछा जाता है 0.1% या 1% से अधिक कोकेन हो, 1% से अधिक क्या हो, कोकेन हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका पूरा का मतलब ये हुआ कि जो अपन कोका है, कोका भी क्या है, कोका भी आपका कोकेन का ही प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये हुआ। और कोकेन का कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें 0.1% से अधिक जो है क्या होता है, कोकेन होता है।
इसका मतलब यह है कि कोका कैसे बनता है, कोकेन से ही बनता है, और जिसमें 0.1% से अधिक क्या होता है, कोकेन होता है। तो कोका क्या है, वो नाम भी उसी तरीके का, कोकेन से कोका पड़ गया। तो कोका भी क्या है, कोकेन का ही प्रोडक्ट है, जिसमें 0.1% से अधिक, मतलब ये भी बहुत ज्यादा मात्रा होती है, 1% भी इसमें बहुत मात्रा होती है, बहुत। तो ये कह रहा है 0.1% से अधिक जो है क्या होता है, कोकेन होता है, यानी कोका भी क्या का प्रोडक्ट है, कोकेन का ही प्रोडक्ट है। आगे लिखा है कोका की पत्ती। ठीक है, कोका की पत्ती, फिर कोका का पौधा की बात आई है। आगे देखेंगे सेक्शन 2(6), कोका की पत्ती। ठीक है, कोका की पत्ती की परिभाषा दे रखी है। तो कोका की पत्ती में क्या शामिल है, इसमें लिखा कोका के पौधे की पत्ती, इसको याद रखना है, कोका के पौधे की पत्ती सिवाय, मतलब ये कह रहा है कि भाई कोका के पौधे की पत्ती शामिल है सिवाय, मतलब इसको छोड़ के, सिवाय का मतलब होता है इसको छोड़ के, जिससे एकोकोकेन, कोकेन, एकोगोगिन, एकोगोगिन, कोकेन, कोकेन, अन्य एकोगोगिन एल्केलाइड निकाली गई, एवं अन्य एकोगोगिन, सीधे लिख लीजिए एल्केलाइड, एल्केलाइड, एल्केलाइड निकाल लिए हैं। ये कह रहा है कि भाई कोका के पौधे में क्या शामिल है, कोका के पौधे की पत्ती शामिल है, लेकिन सिवाय एकोकोकिन, कोकिन और एन एल्केलाइड, जो उसमें कुल मिला के जो भी उसका, जिससे नशा वगैरह जो भी होता है, वो सारी चीजें, पूरे तत्व कहते हैं इनको, तत्व। तो पूरे तत्व जो निकाल लिए गए, बिल्कुल भूसा बचा उसको छोड़ दो, तो वो उसको छोड़ के बाकी जो पत्ती है वो शामिल होती है। तो कुल मिला के ये कहते हैं कि जो पत्ती वगैरह होती है, जो भी प्रोडक्ट होता है, उसमें जो भी सत्व होता है, जो भी रस होता है, वो आपने सब निकाल लिया, अब उसमें कुछ बचा नहीं, जो भूसा बचा उसको छोड़ दो, तो बाकी सारी की सारी पत्ती इसमें शामिल होती है। ठीक है, तो कुल मिला के ये समझ सकते हैं कि ऐसी पत्ती जिसमें कुछ बचा हो, मतलब जिसमें कोकेन हो, एल्केलाइड हो, वो पत्ती तो शामिल है, बाकी अगर उनसे सारा रस वगैरह निकाल लिया जाता, कुछ नहीं बचता, तो वो इसमें शामिल नहीं है। बस इतना कह रहा है। आगे लिखा है उनका कोई मिश्रण, उनका कोई मिश्रण। ये कह रहा है कि पत्तियों में ऐसा नहीं कि कभी पत्ती शामिल, उनका कोई मिश्रण, जो भी मिश्रण बनाया जाता है वो इसमें शामिल है, पत्तियों का कोई भी मिश्रण, आप पत्तियों को मिला के कुछ भी बनाते हो तो वो भी इसमें शामिल को, क्योंकि पत्ती में शामिल है। इसके अलावा तीसरा कहता है, ये भी आपको याद रखना है, सभी निर्मितियां जिसमें 0.1% से अनधिक कोकेन हो, सभी निर्मितियां, निर्मितियां जैसे ऊपर था वो सेम है, जिनमें 0.1%, देखिए 0.1% है, 1% नहीं लिखना है उसको, 0.1% है, से अनधिक, से अनधिक, अनधिक लिख लीजिए या अधिक लिख लीजिए, से अनधिक कोकेन है, कोकेन है। अधिक लिख लीजिए या अनधिक, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अधिक लिख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा है, 0.1% से अधिक क्या है, कोकेन। एक मिनट, कौन सी परिभाषा, 2(6), कोका की पत्ती अनधिक कोकेन है। ठीक,
अब इसके बाद जो है इसकी परिभाषा है 2.7 में, वो आपकी है कोका का पौधा। ये भी पूछा जाता है, कोका का पौधा। इसकी परिभाषा सारी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, इन पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कोका का पौधा। कोका का पौधा में आपको याद रखना, ये भी पूछा जाता है किस वंश का पौधा, ये पूछा जाता है एरिथ्रोजाइलिन्स वंश की जाति का पौधा, ये आपको याद रखना है। एरिथ्रोजाइलन जाइलन वंश की जाति का पौधा। ठीक है, तो कोका का पौधा का मतलब है एरिथ्रोजाइलन वंश की जाति का पौधा, ये बॉटनिकल नाम है इनके। ठीक है, बॉटनिकल नेम है, ये किसी प्लांट जो होते हैं हर प्लांट के बॉटनिकल नाम होते हैं, तो वो उसी का लिखा है कि एरिथ्रोजाइलिन वंश की जाति का पौधा। कोका का पौधा का अर्थ है एरिथ्रोजाइलिन वंश की जाति का पौधा। और कैनबिस का पौधा कौन सा था, कैनबिस वंश की जाति का पौधा। ठीक है, और कोका का पौधा कौन सा, एरिथ्रोजाइलिन वंश की जाति का पौधा। ठीक है, ये याद रखना है। तो कोका के पौधे का अर्थ है एरिथ्रोजाइलिन वंश की जाति का जो है पौधा। अब देखिए 7A जो है इसमें और जोड़ी गई है, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। 7A में जो है आपका वाणिज्यिक मात्रा वगैरह के बारे में लिखा है, और 7B भी है, उसमें नियंत्रित परिधान के बारे में भी लिखा है। नियंत्रित परिधान वगैरह जी अपन आगे पढ़ेंगे कि भाई क्या होता है नियंत्रित परिधान, हालांकि इसमें अभी परिभाषा लिखी है नियंत्रित परिधान। सेक्शन देखिए 27A। 27A में जो है वाणिज्यिक मात्रा का अर्थ लिखा है, वाणिज्यिक मात्रा क्या है। ठीक है, वाणिज्यिक मात्रा कोई खास नहीं है, वाणिज्यिक मात्रा इतना याद रखना है कि विनिर्दिष्ट मात्रा से उच्चतर मात्रा जो केंद्र सरकार तय करती है, केंद्र सरकार ही तय करती है कि कौन सी मात्रा जो है वाणिज्यिक मात्रा होगा। तो ये केवल ये याद रख लीजिए कि विनिर्दिष्ट मात्रा से, विनिर्दिष्ट मात्रा का अर्थ है बताई गई मात्रा, जो सरकार ने बताई, मात्रा से उच्चतर मात्रा, मात्रा से उच्चतर मात्रा मतलब अधिक मात्रा, उच्चतर मात्रा यहाँ कोष्टक में लिख ली केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार ही घोषित करती है कि कौन सी मात्रा जो वाणिज्य मात्रा नहीं होगी और कौन सी मात्रा वाणिज्यिक मात्रा होगी। तो विनिर्दिष्ट मात्रा से जो उच्चतर मात्रा है, मतलब जो जो सरकार ने तय की है उस मात्रा से अधिक है तो वो वाणिज्यिक मात्रा होगी। ठीक है, जो सरकार तय करती है कि कौन सी मात्रा वाणिज्यिक है और कौन सी नहीं है। ठीक है, तो जो मात्रा केंद्र सरकार ने तय की है अगर उस मात्रा से अधिक माल है तो वो फिर वाणिज्यिक मात्रा माना जाएगा, कमर्शियल माना जाएगा। ठीक है, अब 7B, 27B, चलिए स्मॉल बना दीजिए। ये कहता है नियंत्रित परिधान, नियंत्रित परिधान, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, हालांकि पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन हाँ आगे इसका इस्तेमाल जरूर होगा नियंत्रित परिधान का। तो नियंत्रित परिधान का अर्थ क्या है, इसमें लिखा है धारा 50A के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी की जानकारी या पर्यवेक्षण के अधीन भारत के बाहर ले जाने, भारत बाहर निकालने के लिए अनुज्ञात तकनीक। तो कुल मिलाकर ये नियंत्रित परिधान का अर्थ ये है कि जो सरकार के अधीन
सरकार के अधीन जो भी प्राधिक, देखिए सरकार जो भी काम करती कोई ना कोई प्राधिकारी तो नियुक्त करेगी, है ना। तो जो सरकार के अधीन किया जाता है परिधान, मतलब भारत से बाहर ले जाया जा रहा है या लाया जा रहा है, तो यार कुल मिला के ये कह लीजिए सरकार के कंट्रोल के अधीन जो परिधान होता है एनडीपीएस पदार्थों का, चाहे उसको लाया जा रहा हो चाहे निकाला जा रहा हो, कुछ भी हो, जब सरकार के कंट्रोल के अधीन होता है, सरकार के नियंत्रण के अधीन होता है। अब ये सरकार के नियंत्रण के अधीन कैसे हो सकता है, कई वजह से हो सकता है। मान लो कोई खेप है वो जब्त हुई, फिर उसको भारत ला रहे हैं या भारत से ले जा रहे हैं, दोनों बातें हैं, निकाल रहे हैं माल को, तो फिर वो नियंत्रित परिधान कहलाता है ना। या कहीं पकड़ा जाता है, भारत के किसी व्यक्ति पे पकड़ा जाता है, फिर उसको यहाँ लाया जाता है जो माल जो है, तो उसको नियंत्रित परिधान कहते हैं। कुल मिला के सरकार के कंट्रोल के अधीन जो माल आया जाता है या ले जाया जाता है वो जो है नियंत्रित परिधान की परिभाषा में आता है। तो इसमें लिखा है धारा 50A, 50A के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी के अधीन, प्राधिकृत किसी अधिकारी नियंत्रित लिखा है सब। तो नियंत्रित का मतलब ही मान लो नियंत्रण में, किसके नियंत्रण में होगा, सरकार के नियंत्रण में होगा। सरकार डायरेक्ट तो करेगी नहीं, तो कोई प्राधिकारी नियुक्त करेगी, तो किसी कुल मिला के नियंत्रण में है, ये कंट्रोल के अधीन है सरकार के, ठीक है। तो धारा 50A के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी जिसकी जानकारी या पर्यवेक्षण, अधिकारी जिसकी जानकारी मतलब उसको नॉलेज है या फिर उसका पर्यवेक्षण है उसकी निगरानी में, या पर्यवेक्षण निगरानी या पर्यवेक्षण के अधीन भारत के बाहर ले जाने के अधीन, भारत के बाहर ले जाने, भारत के बाहर ले जाया जा रहा है किसी अधिकारी के कंट्रोल में या उसकी निगरानी में, ले जाने, बाहर निकालने, देखिए ले जाने की बात हो गई और कह रहा बाहर निकालने, दोनों बातें हो गई। बाहर निकालने कहां से, किसी अन्य देश से, निकालने या तो बाहर ले जाया जा रहा है या बाहर निकाला जा रहा है। बाहर निकालने के लिए अनुज्ञात तकनीक, बाहर निकालने के लिए अनुज्ञात तकनीक, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जब केंद्र सरकार के किसी अधिकारी की या नियंत्रण में होता है, सरकार के नियंत्रण में होता है, सरकार के द्वारा जो 50A के अधीन कोई नियुक्त प्राधिकारी है उसके नियंत्रण के अधीन या उसकी निगरानी में जो भी एनडीपीएस पदार्थ है भारत के बाहर ले जाया जा रहा है या वहां से निकाला जा रहा है, उसके लिए जो भी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है वो क्या कहलाती है, वो नियंत्रित परिधान कहलाती है। सिंपल सी बात, ठीक। तो कंट्रोल के अधीन हो रहा है ये, ऐसा अवैध तरीके से नहीं हो रहा है, ये कंट्रोलिंग में हो रहा है। बस एनडीपीएस पदार्थ है लेकिन लाया या ले जाया जा रहा है कंट्रोल के अधीन, सरकार के अधीन। ऐसा नहीं कि कोई गलत इंसानों में, लेकिन सरकार के अधीन जो भी प्राधिकृत अधिकारी उनकी निगरानी में। अब आगे देखिए 2C तथ्य स्थानीय विधि, ये तो कोई खास नहीं है, इसमें कोई हेडिंग याद रख सकते हैं 27C, इसको कुछ नहीं लिखना आपको, केवल हेडिंग रख सकते हैं तथ्य स्थानीय विधि। इसमें कुछ नहीं लिखना आपको, खाली, ठीक है। 1 मिनट, 7C कहाँ गया तथ्य स्थानीय विधि में लिखा है तथ्य स्थानीय विधि से अभिप्रेत इस अधिनियम के उपबंधों की तथ्य स्थानीय कोई विधि, इस अधिनियम के उपबंधों की कोई अन्य विधि, ठीक है। तथ्य स्थानीय विधि जो लोकल लॉ होता है वो, ये कोई खास नहीं है, ठीक। 27D, 27D भी है इसमें। इसमें लिखा है नियंत्रित पदार्थ, देखिए दोनों है, ये याद रखना। नियंत्रित परिधान कितने में, 27B में नियंत्रित परिधान है, और नियंत्रित आपका जो है पदार्थ कितने में, 27D में। तो ये दोनों याद रखना है, ये दोनों पूछी जाती है पर्टिकुलर इस तरीके से, 27B में नियंत्रित पदार्थ और नियंत्रित पदार्थ के बारे में।
कि नियंत्रित परिधान कहाँ है और नियंत्रित पदार्थ कहाँ है। इसलिए पूछी जाती है कि सेम लगते हैं, एक से लगते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ क्या है यहाँ क्या है। तो याद रखना है पहले परिधान है, उसके बाद क्या है, पदार्थ है। ठीक है, तो नियंत्रित पदार्थ नीचे है, डी में है, इसलिए ये पूछी जाती है। नियंत्रित पदार्थ, पहले परिधान है फिर पदार्थ है, बस इतना याद रखना है। यानी कि बी में जो है परिधान है और डी में क्या है, पदार्थ है। नियंत्रित, कंट्रोलिंग। तो इसमें लिखा है जिसे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशनों को ध्यान में रखते हुए नियंत्रित पदार्थ घोषित किया गया है। जिसे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशंस का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अधीन। जैसे अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय जो भी समझौते होते हैं कन्वेंशनों, अधिवेशन के तहत, कन्वेंशनों के अधीन, कन्वेंशनों के अधीन नियंत्रित पदार्थ घोषित किया गया है। कन्वेंशनों को, कन्वेंशनों को ध्यान में रखते हुए, सॉरी, कन्वेंशनों को ध्यान में रखते हुए नियंत्रित पदार्थ घोषित किया गया है। घोषित किया गया है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पदार्थों को, सॉरी, जिसे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशनों को ध्यान में रखते हुए नियंत्रित पदार्थ घोषित किया गया है, ऐसे पदार्थों को नियंत्रित पदार्थ कहते हैं। ठीक, अब 2.8 सेक्शन 2.8, 2.8 में जो है आपकी दे रखी है प्रवहरण, प्रवहरण, प्रवहरण की परिभाषा। ठीक है, प्रवहरण का अर्थ होता है आना ले जाना। तो इसमें प्रवहरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, चाहे किसी भी माध्यम से, इसमें लिखा है वायुयान, यान या जलयान द्वारा, किसी भी माध्यम से हो सकता है। वायुयान, वायुयान हवाई माध्यम हो गया, यान जो है आपका जो धरातल कहते हैं, भूमि कहते हैं, उसके माध्यम से हो गया। जलयान जो है आपका पानी के माध्यम से हो गया, या जलयान, यान द्वारा। मतलब तीनों तरीके, आगमन के तीन साधन होते हैं ना, जल, थल और वायु, तो तीनों माध्यमों में से किसी भी माध्यम से ले जाया जा रहा हो, ठीक है, वो प्रवहण कहलाएगा। प्रवहण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, चाहे आप उसको हवाई मार्ग से ले जाओ, चाहे आप उसको जमीनी मार्ग से ले जाओ, चाहे आप उसको पानी के मार्ग से ले जाओ, वो तीनों के तीनों जो है प्रवहण के अंतर्गत ही आएंगे, ये कह रखा है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 2.8A ये भी जोड़ा गया है। ये कह रहा है आवश्यक स्वापक औषधि और चिकित्सकीय और वैज्ञानिक उपयोग के लिए अधिसूचित, यह अधिसूचना। आवश्यक स्वापक औषधि, आवश्यक स्वापक औषधि की परिभाषा लिखिए, ये जरूरी है। आवश्यक स्वापक औषधि। अब आप कहोगे भाई आवश्यक क्या होता है? आवश्यक होता है, आवश्यक जब जरूरी, आवश्यक क्या होता है कि जहां जरूरी है। क्या होता है आप देखेंगे कि इलाज होता है ना, जो एनडीपीएस पदार्थ के एडिक्ट हो जाते हैं उन लोगों के लिए इलाज की जरूरत पड़ती है। अब इलाज की जरूरत पड़ती है तो इन ड्रग्स की, दवाई की, जो ड्रग्स होता है उसकी आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जो एडिक्ट व्यक्ति हो जाता है, जिसको आदत लग गई है, तो उससे एकदम से नहीं छुड़ाया जा सकता कि आपने घर में बैठ दिया और उसको बोले को अब नहीं देंगे, तो ऐसे तो वो मर जाएगा एकदम से। तो उसको जो है डोज जो है कम किया जाता है कि कितनी मात्रा में वो डोज लेता था। तो ऐसे में क्या होता है, इन लोगों को जो है, जो एनडीपीएस पदार्थ होते हैं, जो नशा मुक्ति केंद्र चलते हैं जिन पे छुड़ाया जाता है लोगों को, वहां क्या होता है, ड्रग्स की खेपें सरकार पहुंचाती है। वो खेपें सरकार के द्वारा पहुंचाई जाती, क्यों पहुंचाई जाती, वहां जितने भी जो मरीज होते हैं उनके लिए, उनके लिए इसलिए पहुंचाई जाती ताकि उनकी ड्रग्स की लत छुड़ाई जा सके। आप कहोगे कैसे छुड़ा सकते हैं? ऐसे छुड़ा सकते हैं कि उनकी धीरे धीरे मात्रा घटाई जाती है, कि जितना वो लेता है, जो भी
उनका देखिए मेडिकल में जो भी उनका कोर्स रहता है उस हिसाब से चलता है। तो धीरे धीरे करके बहुत टाइम लगता है, धीरे धीरे करके उनकी जो है ड्रग्स की आदतों को छुड़ाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही है जैसे कि कोई मान लो कोई आदमी नॉर्मली सिगरेट पीते हैं, तम्बाकू पीते खाते हैं, तो आप उनको एकदम से नहीं छुड़ा सकते, उनको आदत पड़ गई वो तो खाएंगे। आप कैसे छुड़ाओगे, फिर उनको धीरे धीरे कहोगे कि भैया तुम 10 पीते थे आज तुम 8 पियो, तो कुछ दिनों 8 पियो, 7 पियो, 6 पियो, ऐसे जो कोर्स चलते हैं ऐसे ही इसमें चलता है। सेम टू सेम ऐसे ही इसमें चलता है। उसमें उसकी मात्रा को धीरे धीरे घटाया जाता है और जब धीरे धीरे घट जाता है तो एक दिन पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता है। तो उसी की है आवश्यक स्वाभाविक औषधि का अर्थ यहाँ उसी से है। तो इसमें लिखा है आवश्यक स्वाभाविक औषधि में चिकित्सकीय और वैज्ञानिक उपयोग के लिए अधिसूचित। ठीक है, चिकित्सकीय चिकित्सकीय और ठीक है दोनों आ गया। एक तो चिकित्सकीय जो आप इलाज की बात हो रही वो चिकित्सकीय हो गया, और वैज्ञानिक उपयोग के लिए मतलब किसी वैज्ञानिक किसी इन्वेंशन या कोई चीज जब बनाते हैं, क्योंकि दवाई मेडिसिन में भी इनका इस्तेमाल होता है। आप कहोगे ये बुरी चीज है, तो बुरी नहीं, अच्छी चीज है, लेकिन अच्छी चीजों का लोग बुरा इस्तेमाल कर लेते हैं, इसका इस्तेमाल नशे में करते हैं, जबकि इनसे दवाइयां भी बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है चिकित्सकीय और वैज्ञानिक उपयोग, वैज्ञानिक उपयोग, चिकित्सकीय और वैज्ञानिक उपयोग। ठीक है, वैज्ञानिक उपयोग के लिए अधिसूचित, के लिए अधिसूचित। ठीक है, कई जो कंपनियां होती दवाई फार्मा कंपनियां जो होती हैं वो इसका इस्तेमाल करती हैं, जो कई ड्रग्स जो होती हैं, कई जब भी हम दवाइयों को ड्रग्स कहते हैं। ड्रग्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल होता है ड्रग्स का, दवाइयां बनाने में ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, इसलिए ड्रग्स भी कहते हैं अपन दवाइयों को। तो चिकित्सकीय और वैज्ञानिक उपयोग, या तो इलाज के लिए उपयोग हो रही हो या फिर मेडिसिन बनाने के लिए उपयोग हो रही हो, तो ऐसी जो स्वापक औषधि होती है, ऐसा जो एनडीपीएस पदार्थ होता है उसे आवश्यक स्वापक औषधि कहते हैं। आवश्यक लग गया है बस, तो आवश्यक स्वापक औषधि कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 288 बी, इसमें जो है आपका अवैध व्यापार को जो है बारे में बताया गया। एक मिनट, अवैध व्यापार, इसमें केवल हेडिंग, इसमें भी आपको केवल हेडिंग याद रखना। अब क्यों हेडिंग याद रखना है, क्योंकि उसमें जो है, एक मिनट, अवैध व्यापार, क्यों अवैध व्यापार लिखा है, अवैध व्यापार में क्यों हेडिंग याद रखना है। देखिए उसमें कोई खास नहीं लिखा, हालांकि उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं, 8 प्रकार के प्रकार बताए हैं। इसमें लिखा है कोका के पौधे की खेती करना, कोका के पौधे के किसी भाग का संग्रहण करना, अफीम पोस्त कैनविस के पौधे की खेती करना, स्वापक औषधि जो वाले जो पदार्थ है उनका विनिर्माण, कब्जा, विक्रय वगैरह ये सब है, ये सब करना। इसके अलावा लिखा है एनडीपीएस पदार्थों के उपखंड 3 तक के निर्दिष्ट क्रियाकलापों से भिन्न क्रियाकलापों के व्यवहार करना। कुल मिला के सभी चीजों का जो है अवैध रूप से अगर आप जो है प्रयोग करते हैं, तो एक करते हैं तो वो अवैध व्यापार के अंतर्गत आएगा, चाहे उसकी खेती करते हो चाहे एनडीपीएस पदार्थ। इसीलिए इसमें केवल आपको याद रखना है कि अवैध व्यापार। ठीक है, तो इसमें अंदर याद करने की जरूरत नहीं, केवल हेडिंग पढ़ सकते हैं, अवैध व्यापार मतलब इलीगल तरीके से करते हैं जो एनडीपीएस जो जितने भी पदार्थ हैं उनकी, चाहे आप खेती करें, चाहे उनका प्रवहन करें, चाहे उन पे कब्जा रखें, वो सब के सब जो है आपका अवैध व्यापार की परिभाषा में आएगा। तो वो उसको लिखना की जरूरत नहीं है, केवल इतना ही लिखना है इसमें आपको, अवैध व्यापार। ठीक, इसके बाद जो है सेक्शन, सेक्शन तो खैर अभी यही चलेगा, नोवा आएगा 2(9), यहाँ दिख रहा है सेक्शन, चलिए ऊपर से हटाई दें। तो अवैध व्यापार में केवल आपको हेडिंग याद रखना। अवैध का मतलब सीधा सीधा है कि गलत तरीके से ये जितने भी एनडीपीएस पदार्थ हैं, चाहे उसकी खेती हो, चाहे उसका कब्जा हो, चाहे उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाना हो, सभी के सभी जो है आपकी जो है अवैध व्यापार की परिभाषा में आते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है बस, बाकी कुछ नहीं है उसमें। अब आता है 2(9), सेक्शन 2(9),
दो नौ में क्या आता है भाई? दो नौ कहता है अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन। एक मिनट। कन्वेंशन, अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन, ये थोड़ा सा याद रखना कि भी अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन का यहाँ क्या अर्थ लगा है। तो ये कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा मार्च 1961, मार्च 1961, ये याद रखना है। न्यूयॉर्क में स्वीकार समझी समझौता, न्यूयॉर्क, एक मिनट, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में स्वीकार समझौता या स्वीकृत समझौता, स्वीकार समझौता। कन्वेंशन का अर्थ सीधा सीधा समझौता। कब हुआ था वो समझौता? मार्च 1961 में न्यूयॉर्क में, बस इतना याद रखना है। कन्वेंशन का अर्थ है समझौता, जो सरकार ने स्वीकार किया है, हमारे देश ने भी स्वीकार किया है। कब स्वीकार किया गया था? 1961 में स्वीकार किया गया था, ये याद रखना है। 1961 में न्यूयॉर्क में जो है स्वीकार किया गया था ये समझौता। इसके अलावा कई और समझौते हुए, केवल एक ही समझौता नहीं हुआ, कई और हुए, तो वो भी याद रखना है। मार्च 1972, मार्च 1972, एक समझौता ये हो गया। दूसरा समझौता ये था मार्च 1972, जिनेवा में स्वीकार समझौता, जिनेवा, जिनेवा में स्वीकार स्वीकार समझौता। दूसरा समझौता ये हो गया। एक जेनेवा में भी जो है समझौता भारत सरकार द्वारा 1972 में जो है स्वीकार किया गया, मार्च 1972 में। ठीक है, इसके अलावा एक अन्य समझौता और था, तीसरा, जो फरवरी 1971 में वियना में स्वीकार किया गया। फरवरी फरवरी 1971, फरवरी 1971 में वियना में, वियना में स्वीकार समझौता। ठीक है, ये तीन समझौते महत्वपूर्ण हैं। एक आपका न्यूयॉर्क समझौता, दूसरा जेनेवा का समझौता, तीसरा वियना का समझौता। 1961, 71 और 72, तीन समझौते स्वीकार किए गए। इसके अलावा अन्य समझौते जो भारत सरकार करती रहती, तो अन्य लिख दिए, अन्य समझौते जो इस विधि से संबंधित है, समझौते वो सभी इसमें आते हैं। अंतरराष्ट्रीय समझौते अन्य इसीलिए लोग जोड़ दिए कि कई होते रहते हैं, एक नहीं, ये तीन पहले हो गए थे, इसके अलावा भी कई हुए होंगे। तो अन्य समझौते जितने भी हुए हैं वो सबके सब अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशनों के थ्रू जो भारत सरकार ने स्वीकार किए, वो सारे के सारे समझौते इसमें आते हैं। मुख्य समझौते ये तीन थे, इसके अलावा छोटे मोटे समझौते होते ही रहते हैं, तो वो समझौते भी इसमें जो है शामिल है। ठीक है, अब देखिए 9 के बाद जो है आपका आता है 10, विनिर्माण, सेक्शन 2(10), विनिर्माण। इसमें विनिर्माण की परिभाषा दे रखी है कि भी विनिर्माण में क्या शामिल है। देखिए इसमें भी आपको कुछ नहीं लिखना है, ये कह रहा है उत्पादन से भिन्न ऐसी सभी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा ऐसी औषधि या पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे लिखना नहीं है इसमें। उत्पादन से भिन्न, बस उत्पादन से भिन्न
इसमें कोई नोट नहीं करना, केवल इतना याद रखना विनिर्माण कहाँ है, 210 में है, ठीक है, बस वो बाकी इसमें कुछ नहीं लिखना है आपको, क्योंकि वो नॉर्मल चीजें लिखी कि उत्पादन से भिन्न सभी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा औषधीय पदार्थ प्राप्त किए जाए। उत्पादन से भिन्न, उत्पादन से भिन्न का मतलब आप कहोगे उत्पादन से भिन्न क्या मतलब, उत्पादन का अर्थ यहाँ वो है कि जो सरकार ने जो आपको लाइसेंस दे रखा उसके तहत जो आप प्रोडक्शन करते हो उससे भिन्न अन्य तरीकों से जो भी आप निर्माण करते हो वो विनिर्माण। तो लिखा उत्पादन से भिन्न सभी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा ऐसे औषधीय पदार्थ प्राप्त किए जाए, औषधियों या पदार्थों का परिष्करण किया जाए, मतलब जो भी रस वगैरह निकाला जाता है वो आते हैं, औषधि पदार्थों का रूपांतरण किया जाए वो भी आते हैं। तो विनिर्माण में क्या क्या आती है, सारी चीजें आती है, परिष्करण, रूपांतरण, ये भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, परिष्करण, करण, रूपांतरण, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। उत्पादन से भिन्न किसी भी प्रकार से आप उसका परिष्करण करते हैं, उसका रूपांतरण करते हैं, है ना। ऐसी औषधीय पदार्थों के साथ उनको अंतर्विष्ट करने वाली निर्मित या नुस्खे के आधार पर किसी फार्मेसी में से अन्यत्र बनाया जाता है। ये कह रहा है फार्मेसी से अन्यत्र। अब आप कहोगे यहाँ विनिर्माण, यहाँ विनिर्माण का अर्थ अवैध तरीके से विनिर्माण की बात कर रहा है कुल मिला के, ये वैध निर्माण की बात नहीं कर रहा। विनिर्माण वो ये जो सरकार के अधीन जो बनाए जाते हैं, जो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं, जो लाइसेंस के तहत बनाए जाते हैं, उसको ये शामिल नहीं कर रही है परिभाषा, बस इतना याद रखें। यहाँ जो विनिर्माण की परिभाषा है वो सरकार के लाइसेंस के अधीन जो विनिर्माण होता है उसको शामिल नहीं करती। ये कहता है उससे भिन्न तरीके से अगर आप किसी भी प्रकार से उसका परिष्करण करते हैं, रूपांतरण करते हैं, उसको शामिल किया गया है, ठीक है, ये याद रखना है। तो उत्पादन से भिन्न होता है, चाहे परिष्करण के रूप में कर रहे हो, चाहे रूपांतरण कर रहे हो आप, या लेबोरेटरी से भिन्न जो है किसी भी नुस्खा वगैरह और भी चीजें बन जाती हैं इसकी, तो वो बना रहे हो वो इसमें शामिल है। इसके बाद विनिर्मित औषधि, इसमें भी केवल आपको हेडिंग याद रखना है, विनिर्मित औषधि, विनिर्माण 10 में हो और विनिर्मित औषधि जो है आपकी 11 में है, सेक्शन 211। ये क्या कहता है, देखिए विनिर्माण होगा तो विनिर्मित औषधि होगी। अब जब विनिर्माण होगा तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो बनेगा ना, तो वो प्रोडक्ट है विनिर्मित औषधि, विनिर्मित औषधि, बनाई गई औषधि। देखिए विनिर्मित औषधि में लिखा है कोई कोका के व्युत्पाद, औषधि के कैनबिस, अफीम के व्युत्पाद और पोस्तरण शामिल है। विनिर्मित औषधि में क्या क्या शामिल है, कोका के व्युत्पाद, कोका के व्युत्पाद, जो भी कोका से बनाए जाते हैं वो भी शामिल है। इसके अलावा कैनबिस, अफीम के व्युत्पाद, कैनबिस, कैनबिस, अफीम, ठीक है, इन सभी के व्युत्पाद शामिल है। अफीम और पोस्त तृण सांद्र, ये आगे पढ़ेंगे, पोस्त तृण, पोस्त तृण, ठीक है, ये भी शामिल है इसमें, पोस्त तृण सांद्र, इससे जो भी बनाए जाते हैं वो इसमें शामिल है, विनिर्माण में शामिल, चाहे कोका के उत्पाद के रूप में बनाए जाए, चाहे कैनबिस, चाहे अफीम, चाहे पोस्तरण सांद्र के रूप में बनाए जाए। इसके अलावा इसमें ये भी लिखा है कि ऐसा कोई अन्य स्वापक पदार्थ या निर्मित जो किसी भी केंद्र सरकार उसकी प्रकृति के बारे में उपलब्ध जानकारी को या किसी अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशनों के आधार पर विनिश्चय को यदि कोई हो ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति ने अधिसूचना द्वारा विनिर्मित औषधि घोषित करे। इसके अलावा लिख लीजिए कि ये तो सब हो ही गया, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित, बस अधिसूचित लिख लीजिए, इतना ही पर्याप्त, औषधि।